कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? साहब, आमची मुलगी आरती, सवेरे उसका फोन आया था मुझे। आरती? आई। हाँ बेटा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आई बेटा, तू क्या कह रही है? क्या बर्दाश्त नहीं होता? हाँ, और बेटा तू है कहाँ? नरक में, अगर अब और नहीं आई। मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। आखिरी बार आपकी आवाज सुननी थी। आई। आरती, सुबह उसका फोन आया था, लेकिन तो 12 घंटे हो गए हैं। आप उस वक्त क्यों नहीं आई हमारे पास जब उसका फोन आया था? मुझे लगा ऐसे ही किसी बात पे परेशान होके फोन कर लिया होगा। वो ऐसा करेगी नहीं। लेकिन पूरा दिन फोन लगाने के बाद भी एक बार भी उससे बात नहीं हुई साहब। इसीलिए हम लोग। कहाँ रहती है आपकी बेटी? पता नहीं साहब। क्या मतलब? दरअसल 10 बरस पहले उसने घर से भागकर शादी की थी। उसके बाद से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो कहाँ रहती थी, किस हाल में थी, हमें कुछ नहीं पता था। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। मात्रे सर। इनकी बेटी आरती का फोन नंबर लो और मोबाइल कंपनी से पता करो उसका एड्रेस कहाँ है। राइट सर। आरती भी शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़ी थी। आज 10 साल बाद पहली बार उसने अपनी मां को फोन किया था, और वो भी ये बताने के लिए कि वो अपनी जान ले रही है। क्यों उठाना पड़ रहा था उसे एक कदम? आखिर कौन से हालात थे, ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का साथ छोड़ने जा रही थी? और क्या मजबूरी थी इस मां की, किसका डर था कि अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उसने उस बात को घंटों तक सबसे छिपाए रखा? अरे सलीम भाई, थैंक यू। क्यों? इतना बड़ा काम देने के लिए। और मैं भी आपके भरोसे का पूरा मान रखूंगा। पर एक बात पूछूं? क्या? ये औरत कौन है? कायकुर है? ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। अगर थोड़ा पहले ले आते ना तो मजा आ जाता। साला अपना गाड़ी चला, पैसा ले, लड़की की लाश को ठिकाने लगा और निकल। सामने देख। इन्हीं लोगों ने परेशान किया होगा उसे। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ये झूठ है सर। मैं मानता हूँ परेशान थी कुछ दिनों से। पैसों की तंगी चल रही थी सर। कभी कभार चिड़चिड़ी हो जाती थी। वो हमारे झगड़े भी हुआ करते थे सर। लेकिन आरती सुसाइड नहीं कर सकती। नहीं सर, कभी नहीं कर सकती सुसाइड। कब देखा आखिरी बार तुमने इसे? आज दोपहर में सर। दरअसल मेरी कपड़े की दुकान है सर, पास ही में। मैं रोज खाना खाने घर ही आता था। आज भी आया था सर 2 बजे। जब मैं आया तो वो कमरे में सो रही थी सर। शायद उसका सर दर्द हो रहा था, तो तभी देखा था सर मैंने। आप तो उस समय घर में ही रही होंगी जब आरती घर से गई। मुझे तो पता भी नहीं चला। जब नितिन स्कूल से आया तब पता चला कि आरती घर पर नहीं है। कितने बजे होंगे उस वक्त? करीब 3:30 बजे होंगे। 403 वाली आरती मैडम गायब हुई। तुम ही थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। फिर भी तुमने उन्हें आते जाते नहीं देखा? आज वो घर से निकली ही नहीं, मुझे अच्छे से याद है। कुछ और देखा हो जो रोजमर्रा से अलग हो, जैसे कोई बाहर का अनजान आदमी आरती मैडम के घर आया हो, गया हो? योगेश साहब और सुप्रिया, उनके अलावा उनके घर पे और कोई नहीं गया। ये सुप्रिया मैडम कौन है? योगेश साहब की जो माँ है, उनकी मालिश करने आती है रोज सवेरे। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुमने कहा आरती पैसों की कमी से परेशान थी। उस कमी की कोई खास वजह? मेरी आई की बीमारी सर। कुछ महीने पहले मेरी आई का एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने तक आईसीयू में थी मेरी आई। मेरी सारी सेविंग्स इनके इलाज में खर्च हो जाती थी सर। और तो और ऊपर से कर्जा इतना था कि। कितना कर्जा था? 30 लाख से। साहब जी, सुबह से रात तक उनके घर में चिकचिकबाजी रहती थी। आरती और योगेश के बीच? दोनों सास बहू के बीच में। सास बहू के बीच झगड़े की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी। यही घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, देर से खाना बनाना, भाई यही वजह थी। एक लड़की पूरे 10 सालों से अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रखती है, फिर अचानक एक दिन फोन करके इन्फॉर्म करती है कि वो जान देने जा रही है। मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। घर से दूर जाकर जान देने वाली बात गले नहीं उतरती। और अगर ऐसा हुआ भी होता तो किसी ने तो उसे बिल्डिंग से बाहर आते जाते देखा होता, एटलीस्ट वॉचमैन ने। सर हो सकता है उससे चूक हुई हो।
जब आरती निकली हो तो वो उसे ना देख पाया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आरती खुद बिल्डिंग से बाहर निकली ही ना हो। एक काम करो, आरती की फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करो, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। हालांकि मुझे लग रहा है ये ना तो मामला मिसिंग का है और ना ही सुसाइड का। मामला कुछ और ही है। ले ए चल चल जल्दी कर। अरे करना, और सुन छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि थैलियों में आ जाए। नहीं खाना मुझे। बेटा देख, आई आएगी तो गुस्सा करेगी मेरे को, बोलेगी नितिन को अभी तक खाना नहीं खिलाया। हाँ हाँ, तू चाहता है बाबा को डांट पड़े? नहीं ना, खा बेटा। खा ले निखिल, खूप छान झालंय जेवण। मुझसे बात मत कीजिए आप हमेशा मेरी आई के साथ लड़ती थी ना, इसलिए मेरी आई चली गई। अरे ध्यान से देख के करना, और थैली में पत्थर भर के ठीक से छेद कर देना, नहीं तो पता लगा पानी के ऊपर थैली तैरती हुई मिल रही है। सलीम भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छे से किया मैंने। काम करने दो यार। हो गया? हाँ हो गया सब, देखो। पुलिस पुलिस सुनी ना? थैली अंदर डाल जल्दी से, चल चल चल। ये क्या साणे, ये पिकनिक मनाने का टाइम है? कौन है तू? अबे साले तू के बच्चे एक लगाऊं क्या? ए क्या कर रहा है रे तू? क्या है रे? चलो निकले यहाँ से, चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग। काका बघा काहीतरी आहे तिकडे। इन बॉडी पार्ट्स को देख के लगता है कि किसी फीमेल के। इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो और गोताखोरों को बुलवा कर इसमें चेक करवाओ। हो सकता है कि बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी मिले। तुम आरती के घर उसकी सास की मसाज करने जाती थी? हाँ साहब, झगड़ा तो होता था और हमेशा होता था आरती भाभी और मार्जी के बीच में। किस बात पे झगड़े होते थे दोनों में? आरती भाभी अच्छी बहू नहीं थी साहब। सुप्रिया, भगवान तेरा भला करे। कितने अच्छे से मालिश करती है तू। पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। और जो अपना पेट काट कर इसे आपकी मालिश के लिए पैसा दे रहे उनका क्या? हाँ, और जो दवाओं के लिए आपके हॉस्पिटल के लिए पैसे खर्च करे उनके लिए तो तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से। अगर तू नहीं माझा मुलगा करतो माझ्यासाठी, तेरे बस में होता ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देती तू। आप भूल रही है कि आपका बेटा मेरा पति भी है। उसका ये सब करने से ना मुझ पर और मेरे परिवार पर असर पड़ता है। तो क्या पाहिजे तुला? मारून जाऊं भाई? मार डाल मुझे। मैं आज योगेश को बता दूंगी ये सारी तेरी नौटंकी। यही तो मैं कह रही हूँ, ये सब जो नौटंकी चला रखी है ना, इसे अभी बंद कर दीजिए आप। अरे आपकी वजह से बहुत परेशानी में आ गए हैं हम। थोड़ा वो जो रिश्ता बचा है हम दोनों में वो तो जिंदा रहने दीजिए। आपके आने के बाद जितने झगड़े हुए हैं ना हमें, उतने तो पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए हमें। देखा देखा सुप्रिया कैसी बोल रही है। मैं इसका रिश्ता बिगाड़ रही हूँ, ये चाहती हूँ क्या मैं? गलती चाहे जिसकी भी हो, माँ जी घर में सबसे बड़ी थी और आरती भाभी अगर उनका थोड़ा सुन लेती तो क्या होता। लेकिन आरती भाभी कभी किसी की नहीं सुनती, जब देखो तड़ातड़ जवाब देती थी। सारी गलती ना बहू की होगी साहब, क्योंकि प्रतिमा ताई जैसी औरत तो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अच्छा, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? साहब 12-15 साल पुरानी पहचान थी, हम उनके हस्बैंड को जानते थे।
एक समय में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में प्यून की नौकरी पे लगवाया था। क्या आरती और योगेश के बीच भी झगड़े होते थे? नहीं साहब, योगेश भाई साहब बहुत सीधे थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता था। ठीक है, अभी हम चलते हैं। जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाया जाएगा। चलो। तुषार, ये अश्विन और सुप्रिया प्रतिमा के काफी करीब लगते हैं। अगर आरती के साथ कुछ गलत हुआ है और उस गलत में प्रतिमा का हाथ है तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रतिमा के हाथ पांव बन के अश्विन और सुप्रिया ने उसका साथ दिया हो। सर, आरती की बिल्डिंग के वॉचमैन ने सुप्रिया और योगेश के अलावा बिल्डिंग में आते जाते किसी को नहीं देखा। बिल्डिंग के वॉचमैन को आने जाने वाले पे नजर रखने के अलावा और भी कई काम होते हैं। हो सकता है वॉचमैन को कोई काम पड़ा हो जिसकी वजह से अश्विन नजर बचाकर अंदर चला गया हो। ये अश्विन के फोन की लोकेशन का पता करवाओ। पता करो कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो कहाँ पर था। ओके सर। अरे जल्दी देना दाल मेरे को। अरे लाई। और कुछ लाऊं? एक रोटी और। आज सुबह नासिक के इस झील में एक पॉलिथीन बैग पानी में तैरता हुआ मिला, जिसमें थे एक महिला की लाश के टुकड़े। पुलिस को शक है कि ऐसे और भी बैग्स झील में होने की संभावना है। आइए जानते हैं पुलिस से। सर, हमने अश्विन की फोन लोकेशन चेक की थी। उस दिन वो घर पर ही था, कहीं बाहर नहीं गया। ये आरती की फोटोग्राफ्स हमने सर्कुलेट की थी, एनी अपडेट? नहीं सर, अभी तक नहीं। दो बातें हो सकती हैं, या तो आरती गायब है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। एक काम करो, उसके मिसिंग पोस्टर लगवाओ, शायद कोई मदद मिले। राइट सर। मुझे लगता है हमें अब आरती की सास से दोबारा बात करनी चाहिए। बोलो। सर, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी, वो लेक पे जो बॉडी पार्ट्स मिले ना, वो वाली। उसके बारे में क्या जानते हो? सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स कल रात को लेक पे गए थे तो हमने दो आदमियों को वहाँ देखा सर। उनका चेहरा देखा तुमने? पहचान सकते हो उन्हें? खूब अंधार होता सर, ठीक से देख नहीं पाया, पर हाँ एक आदमी उसको देखा मैंने, उसकी थोड़ी घनी दाढ़ी थी सर। क्या है रे? चल निकला से। चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग। और हाँ सर, उनके पास एक सिल्वर कलर की वैन थी सर, जिसमें से वो गए। चौड़ एक काम कर, लेक से हाईवे की तरफ एक ही रास्ता जाता है। उस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उसकी फुटेज चेक करो। हाईवे पे ढाबे, एटीएम, पेट्रोल पंप, इस सब जगह पे छानबीन करो। वो दोनों जो भी है, सिल्वर रंग की वैन में उन दोनों को जरूर किसी न किसी ने तो देखा होगा। एक लड़की को आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश से शुरू हुआ यह मामला पहले उसकी गुमशुदगी और अब उसकी हत्या के मामले में बदल चुका था। पुणे पुलिस अब भी आरती को जिंदा मानकर तलाश कर रही थी और वहीं नासिक पुलिस अब तक इस बात से अनजान थी कि जिस लाश के टुकड़े उन्हें मिले थे वो दरअसल पुणे में रहने वाली आरती के हैं। आरती की लाश को पुणे से नासिक ले जाया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, और जिन मुजरिमों ने ये काम किया था उन्हें इस बात की खबर लग चुकी थी कि पुलिस उनकी तलाश में है और उन्होंने अपने आप को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजेश, अरे सलीम भाई, आप? सलीम भाई के बच्चे उस औरत की लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ रखे? साले वो जो झील में बाकी के लाश के टुकड़े थे ना, पुलिस को मिल गए। कुत्ते की तरह ढूंढेगी पुलिस हमको। कुछ नहीं किया उनका, मेरे पास रखे। तेरे पास रखे? क्यों? अचार डालने वाला उनका तू? देख, इससे पहले कि मुसीबत बढ़ जाए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ मुंह ढकने के लिए लेके आ। एक मिनट रुको। जवान एक काम करो, इन दोनों की तस्वीर और गाड़ी की डिटेल्स हर थाने भेज दो। हाई अलर्ट जारी करवा दो और हाईवे पे जहां जहां हो सके सब जगह पे नाकाबंदी लगवा दो। एक भी गाड़ी विदाउट चेकिंग की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यस सर। सर, उन बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। विक्टिम फीमेल है, एज करीब 30 से 35 साल। उसके अलावा बाकी और बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, इसलिए ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। जवान एक काम करो, आजू बाजू के पुलिस थाने में इंक्वायरी करो कि इस उम्र की महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है कि नहीं। यस हेलो,
हाँ सर, वहाँ आसपास के लोगों से पता किया है, हर 2 दिन में एक आदमी आया जाया करता था। प्रतिमा जी, पता चला है आपके और आपके बहू के बीच में रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। हाँ तो प्रतिमा जी, मैं आपसे कह रहा था, हमें पता चला है कि आपके और आपके बहू के बीच रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। क्या ये बात सही है? नहीं साहब, ऐसे झूठ मत बोलिए। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? इतनी परेशानियां चल रही थी घर में, कभी कभार बहस हो जाती थी हमारे बीच में, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। लेकिन इस हद तक नहीं होते कि कोई अपना बसा बसाया घर छोड़कर चला जाए और आत्महत्या करने की सोचने लगे। आरती ने गायब होने से पहले अपनी माँ से फोन पर बात की और कहा था कि वो इस नर्क में जी रही है कि उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसके पास अपनी जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसने जान तो नहीं दी ना, वो गायब हो गई है। ये मामला इसीलिए तो सीरियस हो गया मिस्टर योगेश। अब वो छुट्टियां मनाने या घूमने तो गई नहीं होगी। इन बातों में 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपकी बीवी किसी दूसरी जगह जान देने गई थी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो हमें पता चल चुका होता। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आरती का कत्ल किया गया हो यहाँ इस घर में, और उसकी लाश को छिपाकर यहाँ से ले जाया गया हो, जिसकी वजह से ना तो उसे वॉचमैन ने देखा और ना ही किसी और ने इस घर से जाते हुए। कत्ल? कौन करेगा कत्ल? कोई भी कर सकता है, आप भी। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर सर। वो मेरी बीवी थी सर, एक बच्चे की माँ। मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आरती का किसी के साथ अफेयर था? किसने बताया आपको? मतलब कि था। कौन था वो? प्रतिमा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन था वो? आरती, बघतेस का कौन आलाय? कौन आलाय? योगेश आया है? नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। सेल्समैन था, मैंने भगा दिया। आप सो जाइए। उसके थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आरती, आरती। वो वापस जा रहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं खिड़की तक गई उसे देखने के लिए। कौन था वो? माधव, योगेश का दोस्त, बिजनेस पार्टनर। आपने अपने बेटे योगेश को बताया नहीं इसके बारे में? मैंने बताया उसे, पण त्याचा विश्वास नाही बसला माझ्या बोलण्यावर। उसने कहा कि वो कुछ दुकान का सामान लेने आया होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था आरती और उसके बीच में कुछ तो चल रहा था। ये बकवास है सर। आई को गलतफहमी हो गई थी। माधव मेरा पार्टनर ही नहीं, करीबी दोस्त भी है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना ही आरती ऐसी लड़की है सर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उन दोनों का आपके पास, और ये माधव कहाँ मिलेगा? क्या हुआ? मामू लोग है, चेकिंग चल रही है। हमारे वाले जल्दी से मुंह ढक ले। अरे चलना, चल 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 चल। सर वो सुबह शाम पूजा का नियम बना हुआ है ना, इसलिए देर होगी। बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? माधव, जो भी हम तुमसे पूछने जा रहे हैं उसका सही सही जवाब देना। झूठ से सख्त नफरत है हमें। आरती के साथ कब से अफेयर चल रहा था तुम्हारा? क्या बात करें सर, आरती के साथ अफेयर? वो मेरी बहन जैसी है सर, और योगेश तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसकी वाइफ के साथ नहीं सर, किसी ने शायद आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर। हमारा तो एकदम घर जैसे ताल्लुकात है, बचपन से हम लोग एक दूसरे के घर पे आना जाना। इनफैक्ट मैंने तो कई बार योगेश की मदद की है सर। अच्छा, ऐसा क्या खास किया था तुमने? सर जब योगेश की माँ की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने 30 लाख रुपए दिए थे सर। 30 लाख? हाँ सर। सर आरती भाभी के गायब होने की वजह आपको योगेश से ही पता चल सकती है। मतलब? सर आरती भाभी जिस दिन गायब हुई उसके एक दिन पहले उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, और मैं दुकान पे ही था जब। आज तुमने हद पार कर दी आरती। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। नहीं, मैं कुछ सुनने नहीं वाला। अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी बस। मैं घर आ रहा हूं, मैं। आज इस पूरे मामले को ही मैं जड़ से खत्म कर दूंगा।
माधव, मैं आता हूँ। मुझे भी सर पहली बार पता चला कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चला, और उसके अगले दिन आरती भाभी गायब हो गई। जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर जाना मत। ठीक है सर। योगेश, हमारा और आरती के बीच झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर, पैसे को लेकर। पैसों को लेकर? तुमने आरती से कहा था इस मामले को जड़ से खत्म कर दोगे, क्योंकि तुमसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताओगे जरा ये बात पैसों की कमी में कहां और कैसे फिट बैठती है? वो सर, माँ के इलाज में पैसा बहुत लग रहा था सर। इस वजह से घर खर्ची में मैं पैसा नहीं दे पा रहा था आरती को। इस बात को लेकर आरती बहुत परेशान थी। आए दिन हमारे झगड़े होने लगे। इसीलिए मैंने कहा था सर कि इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर दूंगा, और कुछ नहीं सर। जिसे तुमने खत्म कर भी दिया, आरती को खत्म करके। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? आई के इलाज के लिए 10 लाख और चाहिए थे सर, और मैंने माधव से पहले ही 20 लाख ले चुका था, और ये 10 लाख भी मैं माधव से मांगना चाहता था, लेकिन आरती उसके खिलाफ थी। उस दिन मैं दुकान पर था जब उसका फोन आया। हाँ बोलो आरती। योगेश, मैंने 3 लाख का इंतजाम कर लिया है, बाकी 7 लाख का भी हो जाएगा। माधव से मत मांगना। 3 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? मैंने अपनी और माँ जी की दोनों की सारी ज्वेलरी बेच दी है। ये तुमने क्या किया आरती? तुमने तो हाथ ही पार कर दी यार। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इस पूरे मामले को मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा। चलो रखो फोन। क्यों किया तुमने ऐसा आरती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आई के गहने को हाथ लगाने की? मैंने उन्हें अपने लिए नहीं बेचा है योगेश, और फिर ये सब पैसे तुम्हारी आई के लिए तो काम आएंगे। फिर मैंने उनके ही नहीं अपने भी तो गहने बेचे हैं। आई का इलाज करवाना मेरा फर्ज है, और उनके गहने बेचकर इलाज करवाया तो क्या करवाया? थू है मुझ पर। तुम पहले ही 20 लाख का उधार ले चुके हो माधव से, क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? और फिर गहने होते किस लिए है? समय पर काम आए इसीलिए ना। चुप करो तुम। अगर बोझ है तो मेरे सर पर है ना, उसे मैं चुकाऊंगा। मैं जानता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इन सब का असर सिर्फ तुम पर ही हो रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी आई की वजह से मुझ पर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी आई के बारे में कुछ नहीं आरती। हाँ, थप्पड़ से क्या होगा योगेश? जिंदगी में पहली बार मैंने हाथ उठाया था सर आरती पर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आई आईसीयू में थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था सर। आरती की झुंझलाहट, ये सब कुछ मैं झेल नहीं पा रहा था। ये हो क्या रहा मेरी जिंदगी में? आई अब तक नहीं मिली आपको? आ जाएगी बेटा, आजा। जो भूख लगी है ना, तेरे लिए कुछ मंगवाता हूं। खाना खाएगा बेटा? नासिक पुलिस की जांच धीमी लेकिन सही दिशा में चल रही थी। भले ही उस झील में मिले लाश के टुकड़ों की पहचान अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उन दोनों मुजरिमों का सुराग मिल चुका था, और उम्मीद थी कि बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ पुणे पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आरती ने आत्महत्या करने का फैसला किया था तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, एक बच्चा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। परिवार में पैसों की कमी थी और अपनी सास प्रतिमा से उसकी छोटी मोटी झड़प भी हो जाया करती थी, लेकिन ये कारण इतने बड़े नहीं थे कि जिसकी वजह से 30 साल की एक परिपक्व सोच वाली महिला अपनी जान देने निकल पड़े। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तय था कि कुछ और राज थे जिनका सामने आना अभी बाकी था। सर, आरती और माधव के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, दोनों के बीच में 6 से 7 बार बात हुई है। सर, कुछ सेकंड से ज़्यादा बात नहीं हुई, ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स। सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड देखकर लगता नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर जैसा है। लेकिन आरती के साथ झूठ क्यों बोलेगी? आरती के कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है सर। क्या बात? सर, यही कि आरती की माँ शारदा। व्हाट? आरती के कई कॉल शारदा को आ चुके हैं। शारदा ने हमसे ये क्यों कहा कि पिछले 10 साल से उसने आरती की आवाज तक नहीं सुनी? साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिछले 10 साल से उसका कोई फोन नहीं आया। उस दिन पहली बार ही फोन आया था। शारदा जी, आपके पूरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आप हमसे झूठ बोल रही हैं। अब आप ही सीधी तरह से बता दीजिए कि क्या और क्यों छिपा रही हैं आप। जब वो घर से गई थी, उसके 2 साल बाद ही पहली बार फोन आया था उसका।
हेलो। कैसी हो माँ? आरती, कैसी है बेटा? और कहाँ है तू? मैं अच्छी हूँ माँ, आपके करीबी हूँ। दोनों अब भी नाराज है ना मुझसे? नहीं बेटा। आई, किससे बात कर रही है? किसी से भी नहीं। तो ये बेटा किसको बोल रही थी? अरे तुझे ही बुला रही थी बेटा। चाय तैयार है, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। इतने सालों से धोखा दे रही हो तुम मुझे। अरे शादी के एक दिन पहले घर से भागी थी वो लड़की, पूरे समाज के सामने हमारे मुंह पर कीचड़ उछालकर, और उसके बाद भी तुमने उससे रिश्ता जोड़ा। आपका बेटा अपने आवारा दोस्त से जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा था और आप भी उसका साथ दे रहे थे। क्या करती? इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई कि अगर मेरे पति और मेरे बेटे को पता चल जाता तो। मानिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी आरती को गायब करने में आपका या आपके बेटे का ही हाथ हो? आपको पता चला हो कि आरती मुंबई में है और उसकी वजह से आपकी समाज में वही बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही आपने उसे गायब कर दिया हो? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हमें उसे मारना ही होता तो क्या 10 साल तक इंतजार करते? नहीं साहब, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, ना मैंने तो ना मेरे बेटे। ये आपका बेटा मुकुल जब से उसकी बहन आरती गायब हुई है एक बार भी हमारे सामने नहीं आया। कहाँ है वो? उसकी दुकान है मगरपट्टन में। सर मुकुल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन उसका फोन हमारी आईटी टीम के रडार पर है। जैसे ही ऑन होगा हमें पता चल जाएगा सर। इसके अलावा एक बात और, सर नासिक पुलिस ने 2 लोगों की फोटो भेजी है 30-35 साल की किसी लेडी के मर्डर केस में। सर ये देखिए। मर्डर केस के सिलसिले में इन दोनों की फोटोग्राफ? ये दोनों तो हमारे यहाँ 4-5 बार छोटी मोटी चोरी के सिलसिले में सजा काट चुके हैं। हाँ सर एक खास बात और, जिस दिन आरती गायब हुई थी उसके दूसरे दिन नासिक पुलिस ने एक लेडी के बॉडी पार्ट्स बरामद किए। हो सकता है वो बॉडी पार्ट्स आरती के हों। हाँ सर, हो सकते हैं, लेकिन सर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स और सर गायब है, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल है सर। इन दोनों की बॉडीज नासिक में ठिकाने लगाना और उसी दिन आरती का गायब हो जाना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक काम करते हैं तुषार, पहले इन दोनों को उठाते हैं। राइट सर। सलीम का है? क्या हुआ सलीम? साहब क्या किया सलीम ने? कहाँ है सलीम? मुझे नहीं पता साहब, वो बहुत दिन से घर नहीं लौटे। उसके पास कोई सिल्वर कलर की गाड़ी है? उसका नंबर दीजिए। 98। राजेश का घर यही है? जी सर। तुषार, कहाँ है राजेश? अब 2 दिन पहले बाहर गए हैं कुछ काम के लिए। राजेश के पास गाड़ी है? हाँ, वैन है। कौन से कलर की? सिल्वर। सर सलीम और राजेश दोनों गायब हैं और राजेश के पास वैसी ही सिल्वर कलर की वैन है जैसे नासिक पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने आईटी टीम को बोल दिया है उन दोनों के फ़ोन ट्रेस करने के लिए। गुड, ये दोनों नासिक वाले केस में शामिल हैं ऐसा लगता तो है, लेकिन आरती वाले केस से इनका कोई कनेक्शन है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। एक काम करो तुषार, अपने सोर्सेज से कहो ये मुकुल के बारे में पता करवाएं, क्योंकि फिलहाल हमारा मेन सस्पेक्ट आरती का भाई मुकुल ही है। ओके सर। आरती का अपना सगा भाई मुकुल वो शख्स था जिसके डर की वजह से आरती की मां ने पूरे 10 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि आरती और उनके बीच टूटे हुए रिश्तों के तार फिर से जुड़ चुके हैं, उनके बीच बातचीत होती है। इसके अलावा मुकुल के ही डर से उन्होंने आरती के उस सुसाइड वाले फोन कॉल के बारे में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि 10 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकुल और उसके पिता ने आरती को माफ नहीं किया था। दूसरी तरफ नासिक में जिन 2 मुजरिमों ने आरती की लाश के टुकड़े करके उन्हें छिपाने की कोशिश की थी वो भी पुणे के ही थे। तो क्या आरती की हत्या के पीछे उसके अपने सगे भाई मुकुल का हाथ था? और अगर ऐसा था तो क्या इसमें उसके पिता भी शामिल थे? बहरहाल जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा था, पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पुणे पुलिस के लिए भी और नासिक पुलिस के लिए भी। सर सलीम की बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन राजेश के पिताजी को नासिक से कॉल किया गया था, वो भी एक पीसीओ से। एक काम करो, नासिक पुलिस से को पता करें। राइट सर। क्या इन दोनों को देखा है?
जी साहब, ये दोनों कल रात को यहाँ आए थे साहब, और कहीं फ़ोन भी किया था। क्या दोनों गाड़ी से आए थे? वो नहीं साहब, ये दोनों पैदल ही आए थे। काफ़ी दारू पी रखी थी। दारू पी रखी थी? हाँ साहब। क्या आसपास कोई दारू की दुकान है? हाँ जो साहब, तिकड़े। तिकड़े? हाँ। सर मुकुल का फोन ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो ऑन में है। एक काम करो, टीम को रेडी करो। सर। होशियार सर, बच के ना निकलने पाए, होशियार है ना। ओके सर, आओ। तुम मेरे साथ आओ। सर इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि वो लोग आसपास दिखाई दिए। वो दोनों पेशेवर मुजरिम हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि हम लोग उनके पीछे हैं। राजेश ने अपने बाप को इस पीसीओ से कॉल किया था, इसका मतलब इस पीसीओ तक वो चलते आया था। लेकिन सर इतने बड़े पॉश एरिया में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? इस पॉश एरिया में उनका कोई कनेक्शन तो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इस एरिया के जितने भी लॉज है ना, चेक करते हैं। बोल, काय तेरी बहन आरती मार डाला ना उसे? काय म्हणतात साहब, काय को मारूंगा उसे? बहन थी मेरी। अरे मारा तो तू उसको 10 साल से देखा भी नहीं मैंने। अच्छा, बड़ा शर्मीला है ना तू? हमको देख के इसलिए भागा था? नहीं साहब, मेरे को लगा कि आप लोगों को तो बाल मिल जाएगा, उसका भी खाल निकाल लेते हो। मेरे दारू के भट्टे का पता न लग जाए आप लोगों को, इसलिए मैं भाग रहा था, और कोई बात नहीं है साहब। अच्छा, हमारे तेरे दुकान पे पहुंचने के पहले तू फरार कैसे हो गया? किसने बताया तुझे कि हम पहुंचने वाले हैं? साहब, बाबा का कॉल आया था साहब। हेलो हेलो मुकुल, पुलिस वाले आ रहे हैं तुम्हारे पास आरती के बारे में पूछताछ करने। क्या? सलाम सर। हमें इन दोनों की तलाश है। एक का नाम राजेश है और दूसरे का नाम सलीम। रुके यहाँ पे? हाँ साहब रुके तो है। रूम नंबर क्या है? 104। चल। कौन है रे? साहब आपका ऑर्डर। आधा घंटा पहले ऑर्डर बोला, अभी लेके आया। आता हूँ, बाद में मेरे को खिलाना। अरे आएगा। सच बताऊंगा साहब, जो भी पूछने का पूछो, मारो बस साहब। क्या क्या उस लाश के साथ? कहाँ हैं बाकी के टुकड़े? नहीं बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे। सब मेरे पास है साहब, सब मैं ले चलूंगा आपको। साहब क्या दुश्मनी थी तेरी? अब बोल बोल। साहब हमारी कोई दुश्मनी थी उससे साहब। खुदा का तो हम लोग ने उसको नहीं मारा था, आपको तो खाली उसकी लाश को ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। किसने दिया था लाश ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट? बोल। माधव ने साहब, माधव ने। बता दो साहब, मैं मान रहा हूँ साहब कि मैंने उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब। देख माधव, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा थप्पड़ तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए सब सच सच बता दे, तूने आरती का मर्डर क्यों किया? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने आरती को नहीं मारा साहब। मेरी कार की डिक्की में आरती की लाश थी।
लाश देखकर इसलिए मैंने सलीम को फोन किया कि लाश ठिकाने लगा दे। अगर तूने कत्ल नहीं किया था तो उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आया? क्यों नहीं खबर दी हमें? साहब, मेरी आरती के साथ नाजायज संबंध थे साहब। क्या हुआ माधव भैया, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? भैया सॉरी आरती, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको भैया बुलाती हूँ। अगर सैया बुलाऊंगी तो क्या सैया हो जाऊंगा? तो भैया कैसे हुआ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब योगेश को बताऊंगी। लॉक है, लॉक यहाँ से लॉक। ठीक है बताओ, जाओ योगेश को, मैं भी जाऊंगा, बोलूंगा लाओ मेरे 30 लाख रुपए। कहाँ से देगा? है ही नहीं उसके पास। फिर दुकान में हिस्सा देना पड़ेगा, तुम्हारा घर भी ले लूंगा मैं। सड़क पर आ जाओगी तुम और तुम्हारा बच्चा भी। अरे अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती? अगर अभी तुम यहाँ से गई ना तो याद रखना आरती, कल पूरा परिवार तुम्हारा सड़क पर होगा। तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति सब सड़क पे हो गए, याद रखना। अरे मान जाओ ना यार, एक टाइम की तो बात है। क्या मतलब? ठीक है तो हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आरती अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी साहब। लेकिन वो पहली बार आखिरी बार नहीं था। तू आरती के घर भी गया था, योगेश की गैर हाजिरी में गया था ना? हाँ, 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 हाँ। कौन आला है? योगेश आया है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। अच्छा, मार्केट में एक पिक्चर आई है आरती और माधव की। योगेश सर, योगेश ने उसे मारा होगा। सर आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसमें लिखा है कि उसका मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने सुसाइड किया है। व्हाट? सुसाइड? हाँ सर, वो भी फांसी लगाकर, तकरीबन 12 बजे के आसपास। सर उस वक्त योगेश और माधव दुकान पर थे। Are you sure? 100% सर, मैंने उनकी मोबाइल लोकेशन चेक की है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। वो दुकान पर ही थे सर। आइए पानी पी ले। देख तू, आरती के बारे में पता चला सर? नया पंखा कब लिया ये? सर 1-2 दिन पहले। जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो ये पंखा यहाँ नहीं लगा हुआ था, याद आया प्रतिमा जी? पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। वो हमारा पंखा कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था तो हमने तो रिपेयर करा लेते। तुम्हारे हाथ और हालात तो वैसे भी बहुत तंग थे। वो बात ही है सर। आप लोग योगेश, हमें आरती की लाश बरामद हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसने सुसाइड किया था। रिपोर्ट में अगर कोई बात नहीं लिखी तो वो ये कि उसने यहां इस जगह इस पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी, है ना? हाँ कि ना? बोलो। आरती ने आत्महत्या की थी सर, इसी कमरे में आत्महत्या की थी सर। मैं जब दुकान से मैं आरती को वापस नहीं ला सकता था सर, लेकिन आई को बचा सकता था मैं, इसलिए मैंने वही करने की सोची।
सब कुछ हुआ था सर, ये माधव की वजह से हुआ था। उसे माफ नहीं कर सकता था मैं सर, इसलिए। हाँ, एक मिनट रुक। हाँ हाँ, रुक आ रहा हूँ। हाँ और मैंने आरती की लाश को माधव की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया, ताकि आरती को तलाश करते हुए आपको उसकी लाश माधव की गाड़ी में मिले और सारा इल्जाम उस पर आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि झूठ के रोशनदानों से सच की रोशनी कभी अंदर नहीं आती। योगेश, तुम्हें और तुम्हारी मां प्रतिमा को हमें गिरफ्तार करना होगा। आरती ने हालात से हार मान लेने की गलती की और उसकी इस एक गलती से गलतियों का पूरा सिलसिला शुरू हो गया। आरती और योगेश अलग इंसान थे, लेकिन दोनों ने जो गलती की वो एक थी, और वो ये कि दोनों ने हालात से लड़ने की बजाय उससे भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरती को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और योगेश को जेल की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया, बर्बाद हो गया। हम मानते हैं कि हालात से लड़ना, उन्हें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सही और एकमात्र तरीका है अपने जीवन को जीने का, उसे फिर से खूबसूरत बनाने का। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक, सीख हम सबको। जय हिंद।